करें और आज जिस तरह की परिस्थितियां माहौल हैं उसको देख करके ऐसा लगता है कि दोनों ही गठबंधन में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। के चुनाव हुए हैं तब से हम लगातार आने वाले बिहार के 2025 वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सशंकित भी हैं और एनडीए गठबंधन के कोर वोटर थे। अब इसमें से अगर मान लीजिए कि ये वोट बैंक उसे छीन जाता है तो इस वोट के छीनने का परिणाम क्या होगा ये आप 2020 में जान रहे हैं। 2020 तो क्या तेजस्वी यादव 122 का आंकड़ा पूरा किए बिना मुख्यमंत्री बन जाएंगे या फिर दूसरे नंबर पे नीतीश कुमार हैं, वो मुख्यमंत्री के होड़ में पिछड़ गए हैं तो क्या वो वोटर डिवाइड करने के बाद अगर मान लेते हैं कि 72 में 25 सीटें और जोड़ दी जाए, ये टोटल मिला करके होती हैं 177 सीटें और इन सीटों में से अगर देखा जाए तो 66 सीटें और बच जाती हैं। इन 66 सीटों में अगर हम जोड़ करके देखते हैं तो 72 में से अगर 25 सीट, उन 66 में से 25 सीट अगर दे दिया जाए जनता दल यूनाइटेड को, क्योंकि उसने बेहतर प्रदर्शन किया था, तो ऐसी स्थिति में उसकी सीटें होती है 97 यानी 100 से कम। वहीं नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भीतर की बात लेकर के आपके सामने हाजिर हैं और आपसे आग्रह करते हुए आज के इस भीतर की बात के विश्लेषण को शुरू करेंगे कि आपको थोड़ा धैर्य के साथ आज हमारे साथ ठहरना पड़ेगा, क्योंकि ये एपिसोड थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि आज इस एपिसोड में हम आपको वो बात बताने जा रहे हैं जो 2025 के चुनाव परिणाम के बाद स्थितियां उत्पन्न होने वाली है। हालांकि आधिकारिक रूप से ये कहना बड़ा मुश्किल है कि परिणाम क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों के वोट के आधार पर ही सरकार बनती है, जीत हार का फैसला होता है और खास करके जनता का मूड कब किधर बदल जाए ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, हम 150 दिन पहले अगर बात करें, लगभग 6 महीने से 7 महीने बचे हुए हैं चुनाव के, और अगर आज की बात हम करें और आज जिस तरह की परिस्थितियां माहौल हैं उसको देख करके ऐसा लगता है कि दोनों ही गठबंधन में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है और बाकी कई दलों ने, नए दलों ने अपनी जो स्थिति स्पष्ट की है और जिस तरह से वो उन्होंने मजबूत पकड़ बनाई है बिहार की राजनीति और खास करके वोटरों के बीच में, उसको लेकर के असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है और ये कहने के लिए हम मजबूर हो रहे हैं कि हंग असेंबली जैसी कुछ चीज नजर आ रही है। इसके पीछे का कारण क्या है हम आपको बताते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले तो सीट शेयरिंग के समझौते को समझना पड़ेगा। सीट शेयरिंग के समझौते को हम आज से नहीं बल्कि नीतीश कुमार जिस दिन से एनडीए गठबंधन में वापसी किए हैं और 2024 के चुनाव हुए हैं तब से हम लगातार आने वाले बिहार के 2025 वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सशंकित भी हैं और सीट शेयरिंग के समझौते में बड़ी उलझन को देख रहे हैं। ये उलझन कैसे सुलझेगी, इसको सुलझाने के लिए हमने कई फॉर्मूले जो भीतर खाने से निकल करके एनडीए गठबंधन की तरफ से आए हैं उसकी बात किया। लेकिन इस बीच में आपको यह भी पता चल गया होगा कि महागठबंधन के भीतर भी कहीं ना कहीं उलझन पैदा हो गई है, यानी दोनों ही तरफ जिस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, कोई भी किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि जो अभी स्थिति है उसमें सभी एक दूसरे पर हामी भर रहे हैं। हमारे पास जो आंकड़े हैं उसमें सीधे तौर पे 2025 में किसी को भी बहुमत नहीं मिलेगा। ये बात इसलिए हम बता रहे हैं कि चाहे जितने भी बात आप कर लें, जातीय जनगणना की या फिर सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर लें, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर लें, पाकिस्तान पर आक्रमण की बात कर लें या फिर सीज फायर की बात कर लें, ये सभी कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव में प्रभावी अपना भूमिका निभाने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी भूमिका जो 2023 में नीतीश कुमार ने कर दिया है उसकी होने वाली है। यानी जातीय जनगणना के बाद हर जाति के लोगों को यह पता चल गया है कि उनका आंकड़ा कम कितना है। अब कमोबेश लोगों का विरोध भी है कि हमारा आंकड़ा कम बताया गया, तो किसी का कहना है कि हमको ज्यादा दिखाया गया, ये अलग बात है। लेकिन एक बात तो तय नजर आ रही है कि 100 रुपए का अगर कोई सामान खरीदने जाना हो और आपके पास 98 रुपए हो तो आपको पता चलेगा कि 2 रुपया हमको और कहीं से जुगाड़ करके तब ये सामान खरीदा जा सकता है। यानी कि सभी जातियों को ये पता है कि उनका कितना बड़ा कुनबा है और उस कुनबे का प्रभाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया में क्या होने वाला है। इसी का नतीजा आपने देखा होगा कि आईपी गुप्ता है। आईपी गुप्ता के समाज से जैसे ही आरक्षण छीना, उनके समाज ने उनके साथ मिलकर के आंदोलन शुरू कर दिया और यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि गांधी मैदान में पिछले 10-20 सालों में जो नहीं हुआ वो हुआ और उस रैली को लाखों लाख लोगों ने अपना समर्थन दिया और वहां एक पार्टी का निर्माण हो गया जो ताती तत्वा यानी पान समाज का जो है अलग ही एक दल बन गया और उस दल में लगभग 20 लाख से 40 लाख के बीच वोटरों की संख्या बताई जाती है। अनुमानित मैं बता रहा हूं, संख्या बताई जा रही है जो कहीं ना कहीं
एनडीए गठबंधन के कोर वोटर थे। अब इसमें से अगर मान लीजिए कि ये वोट बैंक उसे छीन जाता है, तो इस वोट के छीनने का परिणाम क्या होगा ये आप 2020 में जान रहे हैं। 2020 में नीतीश कुमार की स्थिति क्या हुई थी, जब चिराग पासवान अलग से लड़े थे, उपेंद्र कुशवाहा अलग से लड़े थे, और उसका फायदा तेजस्वी यादव को कितना मिला था ये भी आपको पता है। तो वहीं आपको यह भी पता है कि कांग्रेस थोड़ा सा कमजोर प्रदर्शन की तो उसका नतीजा क्या हुआ। इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें एक बात तो कहा जा सकता है कि 243 विधानसभा वाली बिहार विधानसभा के चुनाव में 122 का आंकड़ा पार करना है सरकार बनाने के लिए। और इसके लिए आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने एक नया दांव खेला है। उनका कहना यह है कि वो सरकार बनाने के लिए थोड़े ही सब कर रहे हैं, वो बिहार में बदलाव के लिए कर रहे हैं। यानी सीधे तौर पे जो सुबह सवेरे हमने आपको बताया था कि तेजस्वी यादव का ये नया गेम लोगों को सीधे स्ट्राइक कर रहा है, लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, और ऐसी स्थिति में वो भी अपना प्रभाव बढ़ाएंगे। सीट शेयरिंग के समझौते में क्या होगा ये एक बड़ा खेल है। अब आपको अगर हम पूछ लें कि क्या आपको पता है कि जो सर्वे रिपोर्ट आए हैं उसमें क्या कुछ निकल के आता है, तो सर्वे रिपोर्ट जितने भी हैं उन सभी सर्वे रिपोर्ट में तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री का पहला चॉइस बताया जा रहा है। तो क्या तेजस्वी यादव 122 का आंकड़ा पूरा किए बिना मुख्यमंत्री बन जाएंगे, या फिर दूसरे नंबर पे नीतीश कुमार हैं, वो मुख्यमंत्री के होड़ में पिछड़ गए हैं, तो क्या वो वोटर उनको वोट करेंगे। वोटों के आंकड़े को अगर गंभीरता से आप देखें तो जो परिस्थिति है उसमें दोनों ही गठबंधन कहीं ना कहीं अपने पेज के साथ उस स्थिति को सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं। राजनीतिक दलों में अगर देखा जाए तो जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, राजद की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, जनसुराज की बात कर लें, इंडियन इनकलाब पार्टी की बात कर लें, इसके बाद विद्यापति चंद्रवंशी की आम जनता पार्टी राष्ट्रीय की बात कर लें, अपना किसान दल की बात कर लें, ये सभी पार्टियां जो हैं कहीं ना कहीं अपना अपना काम कर रही हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसे दल हैं जो जातीय समीकरण के हिसाब से बनाए गए हैं और उसमें जातीय पकड़ भी मजबूत है। अब ऐसी स्थिति में जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें वोटों का बिखराव तो हो ही रहा है। जो वोट अब तक 35 सालों में नहीं हुआ वो इस बार के चुनाव में होता हुआ दिखाई दे रहा है। कारण इसका यही है, 2020 आपको याद होगा कि 2020 में क्या हुआ था। बड़ी मुश्किल से सरकार बन गई थी। आंकड़ों की अगर दृष्टि से देखें तो 110 और 125 का आंकड़ा था, 8 सीटें अन्य लोगों को प्राप्त हुई थी। यानी कि 122 का आंकड़ा था और 125 सीट किसी तरह से घींच घांच करके लाया गया था, जिसको लेकर के नीतीश कुमार पर आरोप भी लगे थे कि उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके हार जीत के आंकड़े को इधर उधर किया है। खैर इन सब बातों से हम इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन जो बातें थी वो तो साफ नजर आई। यानी क्लीन स्वीप वाली जैसी बात नहीं, तो न 2010 वाली बात हो गई, न 2005 वाली बात हुई, न ही 2015 वाली बात हुई। 2020 में स्थिति बदली और 2025 में उससे भी बड़ी कहा जा रहा है कि विकट स्थिति आ सकती है, जिसमें सरकार बनाने में मशक्कत की जा सकती है। सरकार बनाना आसान नहीं होगा और कौन कितना पानी में होगा ये कहना भी बड़ा मुश्किल है। इसके पहले सबसे पहले हम आंकड़ों को बताने से पहले आपको बता दें कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो सीधा नजर आ रहा है कि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि उनको 70 सीट और अपने 144 सीट, ये कहां का इंसाफ है। राष्ट्रीय पार्टी हम हैं और क्षेत्रीय पार्टी आप हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि आप थोड़ा सा आपका वोटिंग आधार ज्यादा है, लेकिन वो वोटिंग आधार है किसका। कांग्रेस ने ही से ही छीन करके ना आपने वोट लिया है, और यही स्थिति जो है कहीं ना कहीं मजबूर कर रही है महागठबंधन को। वही बात अगर हम एनडीए गठबंधन की करें तो बिल्कुल उसके उलट है। एनडीए गठबंधन में जो सीट शेयरिंग का समझौता है उसको लेकर के हमने कई फार्मूला आपको बताए हैं। कुछ फार्मूला हमारे हाथ साथ है जिसको हमने कई बार आपको बताया है। उन फार्मूलों को एक बार फिर से हम आपको ताजा कर देते हैं कि हमने आपको बताया था कि जो सीधे सीधे तौर पे हमने आइडेंटिफाई किया था अलग अलग एजेंसियों के सर्वे के आधार पर, उसके बाद ये पता चला था कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें किस तरह से सीट शेयरिंग का समझौता किया जाएगा। तो सीट शेयरिंग के समझौता में जो वर्तमान स्थिति है उसमें लोकसभा के आधार पर अगर देखा जाए तो अगर वो बेस लाइन बनाया जाता है या फिर 2020 को बेस लाइन बनाया जाता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर 2024 के चुनाव परिणाम और चुनाव परिणाम के आधार पर विधानसभाओं में बढ़त के हिसाब से देखा जाए तो उसमें सबसे आगे जदयू है। यानी जदयू 16 सीट पर चुनाव लड़ी, 12 जीत करके आई और 72 सीटों पे उसको विधानसभा की 72 सीटों पे बढ़त मिली।
यानी एक लोकसभा में 6 विधानसभा सीट होते हैं और इसके आधार पर उसने 100% अपना रिकॉर्ड कायम रखा। दूसरी तरफ अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के 17 पर चुनाव लड़ी, 12 सीटें जीत करके आई और 68 सीटों पे विधानसभा की जो है उसे बढ़त प्राप्त हुई, यानी 2 सीटें उसको कम मिली। यानी यहां ग्राफ में नीतीश कुमार आगे हैं। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ी, 5 पे ही जीत दर्ज की और 29 विधानसभा में उसे बढ़त प्राप्त हुई। इसके आधार पर उसने भी लगभग अपने प्रदर्शन को यथास्थिति और 100% के लगभग कायम रखा। अगर बात करें हिंदुस्तानी अवाम पार्टी की तो 1 सीट पर लड़ी, 1 ही सीट जीत करके आई, 5 सीटों पे उसको बढ़त मिली। और वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की, तो वो 1 सीट पर लड़े, नहीं जीत पाया, लेकिन 3 सीटों पे उनको बढ़त प्राप्त हुई। अगर इस स्थिति से हम सीटों का आंकलन करते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा को जबरदस्त घाटा होता है और इस आधार पर लोक जनशक्ति पार्टी को अपने डिमांड के अनुसार सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड को घाटा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कैसे होता दिखाई दे रहा है? तो हम 72 जो सीटें बढ़त प्राप्त हुई उसे मान लेते हैं कि वो 72 सीटें उनकी हो गई। अब इसके बाद जो शेष सीटें बचती हैं, उन सीटों में से डिवीजन की बात करें तो बाकी जो सीटें बचती हैं उनमें से डिवाइड करने के बाद अगर मान लेते हैं कि 72 में 25 सीटें और जोड़ दी जाए, ये टोटल मिला करके होती हैं 177 सीटें। और इन सीटों में से अगर देखा जाए तो 66 सीटें और बच जाती हैं। इन 66 सीटों में अगर हम जोड़ करके देखते हैं तो 72 में से अगर 25 सीट, उन 66 में से 25 सीट अगर दे दिया जाए जनता दल यूनाइटेड को, क्योंकि उसने बेहतर प्रदर्शन किया था, तो ऐसी स्थिति में उसकी सीटें होती है 97, यानी 100 से कम। वहीं 68 सीट पर बढ़त बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी को अगर 25 सीटें मिलती है तो उसको 93 सीटें मिलती हैं और ऐसी स्थिति में उसकी भी 100 से कम हो जाती है। लोक जनशक्ति पार्टी 29 सीटों पर बढ़त प्राप्त करती है लोकसभा में, विधानसभा वाइज, और उसे 5 सीटें दी जाती है तो उसकी 34 हो जाती है। और 5 सीट पर बढ़त बनाने वाले हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को अगर 5 सीट मिलती है तो उसकी 10 हो जाती है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा 3 सीटों पर बढ़त बनाते हैं विधानसभा में और 6 सीटें उनको दे दी जाती है, तो उनकी मात्र 9 सीटें होती हैं। और क्या वो इस सीट पर स्वीकार करेंगे चुनाव लड़ना या इसको अपना मानेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है और सवाल का जवाब जो खोजने आप निकलते हैं तो कहीं ना कहीं समस्याएं होती हैं। इसके अलावे जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें अगर वोटों के डिवीजन की बात हम करें तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बना है जो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि 35 साल के बाद महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच जो नई नई परिस्थितियां पैदा हुई हैं उसके स्थिति पर अगर तराजू पर तौलते हैं तो क्या स्थिति रहती है। अगर एनडीए की बात करें तो एक 243 सीटों वाले विधानसभा में 122 का बहुमत चाहिए था। 2020 की हमने पहले बता दिया कि उसमें बड़ी मुश्किल से बहुमत आई थी। इस बार जो स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी को अगर मान लेते हैं कि वो सभी समझौते हो जाते हैं, सभी तरह की बातें हो जाती हैं, तो उसको 22 से 25% वोट आता है। हम एक जो अब तक का रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के आधार पर हम कभी 16 भी आया है, कभी 25 भी आया, कभी 28 भी आया है, इस सब को जोड़ करके अगर देखते हैं तो 22 से 25% के आसपास वोट भारतीय जनता पार्टी को एनडीए गठबंधन के तहत अगर पांचों दल एक साथ रहते हैं तो आता है। ऐसी स्थिति में जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड का 15% कांस्टेंट वोट है और 15 से 20% तक फ्लैक्चुएट होने की संभावना बढ़ती है। इसके अलावा अगर बात करें हम लोक जनशक्ति पार्टी की तो लोक जनशक्ति पार्टी भी 100% अपने रिजल्ट देती हुई दिखाई दे रही है और 5% से 7% तक वो वोट ट्रांसफर कराने में अगर एनडीए गठबंधन के ये पांचों दल एक साथ रहते हैं तो सफल होती है, क्योंकि 2020 में ये नहीं संभव हुआ था और 2020 में लगभग 2% से के आसपास वो अपना वोट लेकर के आई थी, 140 के आसपास सीटों पे चुनाव लड़ी थी। इसके बाद अगर मांझी की बात करें तो वो 2 से 3% तक वोट ट्रांसफर कराने में सफल होते हैं अगर पांचों एक साथ रहें तो, यानी कि पांचों अगर एक साथ रहते हैं तो कम से कम 48% और अधिक से अधिक 58% तक वोट आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि ये एक विनिंग कंडीशन है और यहाँ कांटे की टक्कर तो जरूर है, लेकिन सरकार बनाती हुई एनडीए गठबंधन दिखाई दे रही है उन सारे सर्वे के बावजूद, जिसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दूसरे खेमे की अगर बात कर लें हम, इसमें हमने ये बात अभी नहीं किया है कि इसमें कितना प्रतिशत वोटों का फ्लक्चुएशन होगा,
क्योंकि कितना प्रतिशत वोट एनडीए से काट करके ले जाएंगे प्रशांत किशोर, कितना परसेंट एनडीए का काट करके ले जाएंगे आईपी गुप्ता, कितना परसेंट काट करके ले जाएंगे अमित सिंह, कितना प्रतिशत काट करके ले जाएंगे जयलाल कुशवाहा, कितना परसेंट नागमणि काटेंगे, कितना प्रतिशत विद्यापति चंद्रवंशी काटेंगे, इसका अभी हमने जिक्र नहीं किया है। लेकिन इसके साथ साथ अगर महागठबंधन की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल का 25 से 30% कांस्टेंट वोट माना जाता है। वहीं अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस का 4 से 6% तक वोट अगर बहुत अच्छी स्थिति में हो और ये सब साथ में रहें, और खास करके ये 6 दल जो एक साथ है अगर रह जाते हैं तो वैसी स्थिति में कांग्रेस को भी 4 से 6% वोट आता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने पुराने वोटरों को रिवाइव करने की तैयारी वो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो उनके वोट छिटक गए थे उन वोटों को भी अपनी तरफ लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें लेफ्ट की तो लेफ्ट भी 3 से 5% तक अपने वोट ट्रांसफर कराने में सफल रहता है। और वीआईपी की बात करें तो वीआईपी 4 से 6% तक वोट जो वर्तमान परिस्थिति है और पिछले रिकॉर्ड देखे गए हैं, जो 3 चुनाव उसने लड़े हैं या फिर उपचुनाव लड़े हैं, उसके आधार पर अगर देखा जाए तो 4 से 6% वोट वो ट्रांसफर कराने में सफल होते हैं अगर इस गठबंधन का वो हिस्सा रहे। क्योंकि पिछली बार भी आपको याद होगा कि जब 2020 में चुनाव लड़े थे तो 11 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 4 सीट जीत करके आए थे, जबकि उनसे बेहतर प्रदर्शन 7 सीटों पर चुनाव लड़ करके 4 सीट जीत करके आए थे जीतन राम मांझी। तो इस स्थिति में इसका आंकड़ा जो है वो 36 से 47% के आसपास होता है, यानी कि 10% का फ्लक्चुएशन नजर आ रहा है एनडीए और महागठबंधन के भीतर। लेकिन अब जो मेन बात है वो समझिए, मेन बात समझने वाली ये है कि अगर पिछले चुनाव की बात करें और जो उपचुनाव हुए थे विधानसभा के 4 सीटों पे, उसमें जनसुराज ने अपनी किस्मत आजमाया था। 10,000 के आसपास एवरेज उनको वोट आया था और कई सीटों पे उनको अच्छे खासे वोट भी आए थे, लेकिन एवरेज वोट उनको 10,000 के आसपास आया था। ये कम नहीं होता है। ये वोट कहां से कटे थे, जीत हार किसकी हुई, ये अलग बात है। जहां बढ़त प्राप्त थी राष्ट्रीय जनता दल को, लगातार वो सीट जीतती आ रही थी, उस सीट पर हरवाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। वहां 25 से 30,000 वोट उनको आ गए, जिसके चलते मनोरमा देवी की जीत हुई बेलागंज में। और ऐसी स्थिति में जो पारंपरिक सीट थी राष्ट्रीय जनता दल की वो उनसे छिन गई। तो यहां उन्होंने डैमेज जरूर किया, लेकिन असल में माना यह जाता है कि जनसुराज जो है वो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के ही वोट बैंक में अपनी सेंधमारी करेगा। रहा सवाल एआईएमआईएम की, तो वो किसके वोट में सेंधमारी करेगा, तो कुछ पासमानदा और कुछ सीमांचल और कोसी के एरिया में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का जो जनाधार है उसमें से सेंधमारी करेंगे, यानी कि उनका जो वोटिंग का ट्रेंड रहेगा वो महागठबंधन की तरफ से लेंगे। तो फिर आईपी गुप्ता की तरफ अगर स्विच करते हैं आप, तो आईपी गुप्ता पूरी तरह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे और 20 से 25 लाख अगर वोट वो सेंधमारी कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ों में काफी अंतर आ जाएगा। यानी इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहीं ना कहीं 2020 से भी बुरी स्थिति हो सकती है। यह हो सकता है कि किसी की सीटें बढ़े और किसी की सीटें घटे, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल की सीटें काफी घटती हुई दिखाई दे रही हैं, जदयू की सीटें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, लोक जनशक्ति पार्टी की सीट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा नई पार्टी जनसुराज भी एक तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही है, तो वो भी क्या अंतर पैदा करती है ये देखना दिलचस्प होगा। कई जगहों पर कम से कम 20 से 30 ऐसे विधानसभा हैं जहां आईपी गुप्ता पूरी तरह से ट्रेंड कर रहे हैं और वहां वो जीत हार के आंकड़ों को प्रभावित करते हैं। वो भी इस बार चुनाव में उतरने जा रहे हैं, 10 से ऊपर सीटों पे वो चुनाव लड़ेंगे, तो वो भी निश्चित रूप से क्या अंतर पैदा करते हैं। और ये जो कुछ भी अंतर पैदा होगा ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लेफ्ट, कांग्रेस, वीआईपी और हिंदुस्तानी अवाम पार्टी की सीट में से ही आएगा। एआईएमआईएम की से तो पहले से ही सेंधमारी उनमें हो चुकी थी, जिसको लेकर के आपने देखा भी को ओवैसी ने क्या कहा बिहार में आकर के। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें 2020 की अपेक्षा 2025 में एनडीए गठबंधन ने अपना जनाधार और संख्या बल भी बढ़ाया है। जहां 125 की संख्या थी वहां अब बढ़ करके 132 से 35 हो गई है। कई लोग पाला बदल चुके हैं। 2024 में जब नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन छोड़ करके एनडीए में आए तो उस समय भी कई लोगों ने पाला बदला था, बाद में भी कई लोगों ने पाला बदला। अब जो वर्तमान स्थिति है उसमें 2020 की स्थिति अगर देखें तो 74, 43, 4 और 4 यानी सब मिलाकर के 125 सीटें थी, जो बहुमत से 3 सीट ज्यादा थी। वहीं 110 सीटों पे
प्राप्त कर पाई थी महागठबंधन, जिसमें से 75 सीटें एक नंबर की पार्टी बनकर के आई थी राष्ट्रीय जनता दल, 19 सीटें मिली थी कांग्रेस को और 16 सीटें मिली थी लेफ्ट को। 5 सीटें एमआईएम को मिली थी, बीएसपी को 1 सीट मिली थी और 1 सीट लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट निर्दलीय जीत करके आया था। ये टोटल 8 सीट थे, कुल मिलाकर के 243 सीटें थी। आज जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति में एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी है उन परिस्थितियों में सीधे तौर पे ये देखा जा सकता है कि 2020 की तुलना में जो स्थिति है वो बदलती हुई नजर आ रही है और आंकड़े भी यही कह रहे हैं। इसके अलावे विभिन्न सर्वे एजेंसियों की अगर बात करें, विभिन्न विश्लेषकों की अगर बात माने, तो सभी का मानना यह है कि सीट शेयरिंग का समझौता एक बड़ा पेचीदा मामला बन गया है। इसके सुलझने के बाद ही अंतिम निर्णय पर पहुंचा जा सकता है कि किसका पलड़ा कितना भारी है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि चाहे सीट शेयरिंग का समझौता हो भी जाए तो भी जो स्थिति है उस स्थिति में सरकार बनाती हुई कोई भी गठबंधन दिखाई नहीं दे रही है। इसके पीछे का कारण है वो अलग अलग दल जिन्होंने अपने दम पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। कोई 143 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है तो कोई 20 सीटों पर अपना टारगेट बना रहा है, कोई 40 सीटों पर बना रहा है और हर कोई अगर मान लेते हैं कि 10 ऐसे दल हो जाएं और 5-5 हजार वोट काट लेते हैं तो 50 हजार वोट कट जाएगा। जीत हार के आंकड़े आपने देखे होंगे कि किस तरह से कम होते जा रहे हैं। लगभग 100 ऐसे सीट हैं जहां 1000 से 5000 के बीच जीत हार का, माने 1 वोट से लेकर के 100 वोट से लेकर के 5000 के बीच का हार जीत का फैसला हुआ है। तो निश्चित रूप से परिस्थितियां बदल रही हैं और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आने वाला समय जो होगा वो काफी मुश्किलों भरा होगा। 2025 में किसी को भी बहुमत प्राप्त होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सारे सर्वे फेल हो गए हैं और गठबंधन भी छितराता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें 35 साल के बाद बिहार में एक नई राजनीतिक दिशा और दशा बदलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हंग असेंबली हुआ तो उसके परिणाम क्या होंगे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। भीतर की बात में हम आपसे यही विदा लेते हैं, बाकी की खबरें भारत लाइव पर जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।